जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़े थे। इसमें पढ़ेंगे अपन ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब उसका अधिवास का आकार कैसा है। तो इसमें सबसे पहले आपके आएगा रेखीय प्रतिरूप। पहले मैंने आपको बताया था कि छठा चैप्टर, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो अभी पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखे जाएँ, आपके किताब का जो अंक विभाजन देखा जाए उसके अनुसार ये जो प्रतिरूप हैं, इन प्रतिरूपों के प्रतिरूप बनाना, जैसे रेखीय प्रतिरूप या तीर प्रतिरूप बनाइए, कोई 2 प्रतिरूप आपके बनाने आते हैं। हो सकता है उसके साथ साथ उसकी विशेषता या उसका उदाहरण भी आ जाए, तो अपन पढ़ लेते हैं। तो रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? कोई भी सड़क, रेल मार्ग, नदी या समुद्र या नहर के किनारे किनारे सीधी रेखा में जो घर बन जाते हैं या आवास बस जाते हैं, उस अधिवास को क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप अधिवास। और इसका उदाहरण यहाँ पे जो उदाहरण दे रखे हैं वो भारत के संदर्भ में है ज़्यादातर। तो रेखीय प्रतिरूप का अगर भारत में उदाहरण देखा जाए तो मैदान है, बाढ़ के मैदान है, या मध्य हिमालय का क्षेत्र है, या अपन जैसे मिश्रित अधिवास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था कोटा की सांगोर तहसील का, वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर में रेखीय प्रतिरूप किस गांव में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि जयपुर का बरवाड़ा गांव है, वहाँ पे रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। और इसका चित्र हो गया, जैसे बीच में नदी या रेल लाइन या कोई भी सड़क है, उसके आसपास सीधी रेखा में आवास बस गए। दूसरा जो प्रतिरूप है वो भी इम्पोर्टेंट है, तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप क्या होता है कि कोई भी अंतरिक्ष बन रहा है, जैसे अपने भारत में बनता है, नीचे कन्याकुमारी बन रही है, या फिर आशा अंतरिक्ष, अफ्रीका के लिए आप बोल सकते हो आशा अंतरिक्ष। तो वहाँ पे क्या जो अधिवास बनते हैं वो अधिवास किस प्रतिरूप में बनते हैं? तीर प्रतिरूप में। इसके साथ ही कोई नदी विसर्प है, जैसे ये नदी है तो इसका जो विसर्प है, इस तरह से नदी बनती है, तो यहाँ पे जो अधिवास बन जाएंगे ये क्या कहलाएंगे? तीर प्रतिरूप। किसी भी मोड में, या कोई भी 2 नदियाँ अगर मिल रही हैं, उनके बीच में जो अधिवास बन जाता है या आवास बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तीर प्रतिरूप। इसके जो उदाहरण देखें अपन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है कन्याकुमारी, और फिर है उड़ीसा की चिल्का झील के सहारे जो अधिवास बने वो कैसे हैं? तीर प्रतिरूप। तीसरा अपन इसमें देखें तो वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप कैसे बनेगा? जैसे मान लो ये एक सड़क जा रही है और इधर से एक सड़क आ रही है, वो इसको यहाँ तक छुए, बस यहाँ पे आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ पे ये जो प्रतिरूप बनते हैं ये कैसा प्रतिरूप है? ये है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो इसमें इन दोनों सड़कों के कारण 2 रेखाएं, 2 भुजाएं बन गई त्रिभुज की, ये भुजा और ये भुजा, और शेष ही क्षेत्र बन गया। तो ये जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। और इसका उदाहरण अगर भारत में अपन देखें तो हरियाणा और पंजाब में मुख्यतः कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप है आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप में क्या है कि जब सड़कें बिल्कुल लंबवत कटें एक दूसरे से, ये एक सड़क है और ये यहाँ पे लंबवत कट रही है, तो इन लंबवत गलियारों के सहारे सहारे जो अधिवास बस जाता है वो क्या कहलाता है? आयताकार प्रतिरूप। विश्व में सर्वाधिक सघन जो प्रतिरूप है वो इसी प्रकार का है ये। और इसके उदाहरण है वो समतल उपजाऊ मैदानों में जो जनसंख्या पाई जाती है, और हमें पता ही है कि वो जनसंख्या सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ पे जो प्रतिरूप पाया जाता है वो कौन सा प्रतिरूप है? आयताकार प्रतिरूप, जिसमें सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला जो प्रतिरूप है वो है अरिया या त्रिज्य प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि गांव से एक गांव से अलग अलग गांवों को जाने के लिए रास्ते निकलते हैं, और वो रास्ते समांतर नहीं होते। अगर वो एक दूसरे से वापस आके मिले तो इस मिलन स्थल पर आप देख सकते हो, आप दिख रहा है कि ये समांतर नहीं है एक दूसरे की। और अगर अपन इनको इस तरह से देखें तो एक वृत्त बन रहा है, और ये जो गलियां हैं उस वृत्त की त्रिज्या जैसी बनी हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिज्य प्रतिरूप। और इसका अगर अपन उदाहरण देखें तो वो है गंगा का ऊपरी मैदान, और तमिलनाडु में इस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है। अगला प्रतिरूप वृत्ताकार, ये भी एक सघन प्रतिरूप का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि मध्य में या तो गांव का एक चौपाल होता है, या कोई तालाब होता है, या कोई झील है, उसके चारों ओर अधिवास विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला अपन देखें सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि पर्वतों के जो ढालों के साथ में सीढ़ियां बना बना के जो लोग बस जाते हैं वो प्रतिरूप क्या कहलाता है?
सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। अगला जो प्रतिरूप है वो है अनियमित प्रतिरूप। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, अनियमित यानी जिसमें कोई किसी न बसाव की नियमितता हो, न सड़कों की नियमितता हो, न गलियों की नियमितता हो, सब आड़ा टेढ़ा रूप में बसा हुआ हो, तो वो जो प्रतिरूप कहलाता है तो अनियमित प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में क्या होता है कि पहले बस जाते हैं लोग, घर बना लेते हैं, उसके बाद में उन घरों के बीच में आड़ी टेढ़ियाँ गलियाँ निकाली जाती हैं, सड़कें निकाली जाती हैं। भारत में अगर अपन देखें तो भारत में ज़्यादातर जो गांव हैं वो इसी प्रतिरूप के बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें तो 12 का लिसाड़ी गांव इस प्रतिरूप के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अनियमित प्रतिरूप के अंतर्गत भारत का कौन सा गांव या भारत का कौन सा गांव या में यह प्रतिरूप पाया जाता है, या 12 के लिसाड़ी गांव में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, 22 वर्षा पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अनियमित प्रतिरूप। अगला जो प्रतिरूप है वो है मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप जो अधिवास है वो कौन बनाते हैं? आदिवासी जनजातियाँ। तो आदिवासी जनजातियों के जो गुंबदनुमा घर होते हैं, इस तरह से जो पास पास में बने होते हैं एक दूसरे को, तो उनको ऊपर से अगर देखा जाए तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं मधुछत्ता प्रतिरूप। इसका जो उदाहरण है वो आंध्र प्रदेश के मछुआरे जो अधिवास बनाते हैं या दक्षिण अफ्रीकी जुलू लोग जो अधिवास बनाते हैं वो मधुछत्ता अधिवास प्रतिरूप होता है। अगर और अधिक प्रतिरूपों की अपन बात करें तो उनमें खूब सारे हैं, पंखा, तारा, अर्धवृत्ताकार, नाभिकीय। अर्धवृत्ताकार जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, एक आधा वृत्त बना होता है उसके सहारे सहारे, या अर्धवृत्त में कोई सड़क है या रेलवे लाइन है या नदी है तो उसके सहारे सहारे जो अधिवास बनता है वो अर्धवृत्ताकार। पंखा प्रतिरूप को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहले एक वृत्ताकार प्रतिरूप होता है, मैंने पहले पढ़ा है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो वृत्ताकार प्रतिरूप के बाद में अगर इसमें से बाहर की तरफ सड़कें जा रही हैं तो उन सड़कों के सहारे सहारे अगर प्रतिरूप आवास बसने लग जाए तो इस पूरे प्रतिरूप को देखा जाए तो ये क्या कहलाता है? पंखा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे अरीय प्रतिरूप था, तो अरीय प्रतिरूप में एक ही गांव से अलग अलग गांव को जाने के लिए सड़कें निकाली हैं, गलियां निकाली गई हैं। तो अरीय प्रतिरूप में क्या था, ये जो बीच का भाग है ये पूरा अधिवासित था, पूरे इसमें लोग बसे हुए थे। परंतु तारा प्रतिरूप में क्या होता है कि ये जो गलियां हैं केवल इनके सहारे सहारे लोग बसे हुए थे, अधिवास बने हुए थे, तो वो क्या कहलाता है? तारा प्रतिरूप। तो ये था अपना ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप। बच्चों अपन ग्रामीण अधिवास के प्रकार भी कर चुके हैं, प्रतिरूप भी कर चुके हैं। तो ग्रामीण अधिवास का टॉपिक है जो लगभग खत्म होने जा रहा है अपना। लास्ट टॉपिक इसका वो है ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। ग्रामीण अधिवासों में क्या क्या समस्याएं हैं, हम और आप सभी गांव में रहने वाले हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि गांव में क्या क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या तो है रोजगार की, क्योंकि गांव जो है वहाँ पे लोग ज़्यादातर कृषि कार्य ही करते हैं, तो रोजगार के उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। उसके लिए उनको नगरों में जाना पड़ता है, नगरों में वो कुछ भी काम करते हैं उसके पर्याप्त उनको पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, उसके कारण उनको मानसिक कुंठा का भी सामना करना पड़ता है। अगर अपन सीरियल वाइज देखें तो सबसे पहली जो समस्या है वो है आवागमन साधनों का अभाव। आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए लोगों का जो समय है वो ज़्यादा खराब होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। दूसरा, स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल की पूर्णतः आपूर्ति गांव में नहीं हो पाती, इसलिए वो लोग गंदा पानी पीते हैं, गंदा पानी पीने के कारण कई सारी बीमारियों का भी शिकार रहते हैं। तीसरा जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। बीमार हो गए तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है गांव में, उसके लिए उनको पास के नगरों में जाना पड़ता है, जिससे उनके समय का और पैसे का दोनों का दुरुपयोग होता है। चौथा है विद्युत आपूर्ति का अभाव। विद्युत आपूर्ति का पूर्णतः अगर अपन नहीं कहते हैं तो विद्युत आपूर्ति उनको समय पे नहीं मिल पाती। तो अगर समय पे अपने को बिजली नहीं मिल पा रही है तो उस बिजली का पूरा का पूरा लाभ है वो लोग नहीं उठा पाते। पांचवा अगर अपन देखें तो पांचवा है रोजगार के पर्याप्त साधनों का अभाव। जैसे अपन ने अभी शुरू में ही मैंने बोला आपको, तो रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव है। और तीनों प्रकार की जो बेरोजगारी है, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, वो गाँव में पाई जाती है। कृषि कार्य कर रहे हैं, बारिश हो गई तो खेती का काम चलेगा, वरना नहीं चल पाता। छठा जो है वो सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधा का अभाव। अगर फ़ोन भी हैं तो नेटवर्क की असुविधा के कारण वो उसका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते, न सूचना तकनीकी का, इंटरनेट का लाभ उठा पाते हैं। और इसके पीछे एक कारण और है, शिक्षा का पूर्णतः अभाव पाया जाता है गांव में, जिससे उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका भी वो उपभोग नहीं कर पाते। तो उच्च तकनीक लास्ट जो है वो है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। शिक्षा कम क्यों है? शिक्षा इसलिए कम है
क्योंकि गांव में अगर अपन देखें तो पंचायत स्तर पर ही अपने को उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय मिलता है, बाकी कॉलेज तो दूर की बात है। गांव में प्राइमरी या अपर प्राइमरी या मिडिल इससे ज़्यादा स्तर के विद्यालय कम ही मिलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ तक पढ़ते हैं और दूर जाने की उनके माता पिता के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको वहीं पे ही अपनी पढ़ाई जो है वो बंद करनी पड़ती है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि गांव में खूब सारी समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ग्रामीण अधिवास का। आगे अपन पढ़ेंगे नगरीय अधिवास।